दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर सबसे पहले सवाल यही उठता है कि आखिर इन्हें बनाया किसने नहीं, बल्कि बनाया कैसे गया। हजारों साल गुजर गए, सभ्यताएं मिट गईं, रास्ते गायब हो गए, लेकिन चट्टानों के बीच छोड़े गए कुछ निशान आज भी वैसे ही खड़े हैं। और जितना इनके बारे में पता चलता है, उतने ही नए सवाल पैदा होते जाते हैं। आज हम ऐसी ही 10 जगहों के अंदर छिपे उन रहस्यों को देखने जा रहे हैं जिनकी पूरी कहानी शायद समय अपने साथ ले जा चुका है। नंबर 10, लाइशियन रॉक टॉम्ब्स, आसमान के करीब बनाए गए मकबरे। तुर्की के प्राचीन लाइशिया क्षेत्र की खड़ी चट्टानों को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ की सीधी दीवार पर दर्जनों छोटे छोटे मंदिर चिपका दिए हों। लेकिन जब इनके करीब पहुंचा जाता है, तब पता चलता है कि ये मंदिर नहीं, बल्कि लगभग 2400 साल पुराने मकबरे हैं। और यहीं से पहला सवाल पैदा होता है, इतनी खतरनाक ऊंचाई पर इन्हें बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? प्राचीन कारीगरों ने चूना पत्थर की सीधी दीवारों में कमरे काटे। बाहर से इन्हें लकड़ी के घरों और मंदिरों जैसा रूप दिया गया। छत, दरवाजे, खंभे और बीम दिखाई देते हैं, लेकिन असल में इनमें से लगभग सब कुछ उसी एक चट्टान का हिस्सा है। पत्थर को इस तरह तराशा गया कि वह लकड़ी की वास्तुकला की नकल करता दिखाई देता है। आज मशीनों और सुरक्षा उपकरणों के साथ भी सीधी चट्टान पर लगातार काम करना आसान नहीं है। फिर हजारों वर्ष पहले लोग भारी औजार लेकर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचते होंगे? किस प्रकार खुद को टिकाते होंगे और इतनी बारीक नक्काशी करते होंगे? इसकी पूरी तकनीकी तस्वीर हमारे पास नहीं है। सबसे रहस्यमयी चीज इन मकबरों की स्थिति है। बहुत से मकबरे जमीन से असामान्य रूप से ऊपर बनाए गए। एक मान्यता यह है कि लाइशियन लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा को ऊंचाई की ओर जाना होता है। उनके कला चित्रों में पंखों वाले प्राणी भी दिखाई देते हैं, जिन्हें कभी कभी आत्मा की यात्रा से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यह व्याख्या निश्चित नहीं है। हमें यह नहीं मालूम कि हर मकबरा इतनी ऊंचाई पर धार्मिक कारण से ही बनाया गया था, या इसके पीछे सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा अथवा कोई दूसरा कारण भी था। और फिर आते हैं इनके भारी पत्थर के दरवाजे। कल्पना कीजिए कि एक मृत व्यक्ति को ऐसी जगह पहुंचाना था जहां सामान्य रास्ता ही नहीं था। शव, अंतिम संस्कार की वस्तुएं और संभवतः भारी पत्थर के हिस्से ऊपर कैसे पहुंचाए गए होंगे? क्या लकड़ी के मचान बनाए जाते थे? रस्सियों का कोई जटिल तंत्र था? या पहाड़ का स्वरूप उस समय कुछ अलग था? अलग अलग संभावनाएं हैं, लेकिन हर मकबरे की वास्तविक निर्माण प्रक्रिया दर्ज नहीं है। विडंबना यह है कि इतनी मुश्किल जगहों पर बनाए जाने के बावजूद अधिकांश कब्रें प्राचीन काल में ही लूट ली गईं। यानी जो लोग इन्हें लूटने पहुंचे, उन्होंने भी वही कठिन रास्ता पार किया होगा जिसे शायद मृतकों की शांति बचाने के लिए चुना गया था। आज हमारे पास पत्थर मौजूद हैं, नक्काशी मौजूद है, कमरे मौजूद हैं, लेकिन उन कारीगरों की आवाज नहीं है जिन्होंने इन्हें बनाया। लाइशियन रॉक टॉम्ब्स का रहस्य किसी अलौकिक उत्तर में नहीं, बल्कि उस खो चुकी तकनीक और विश्वास में है जिसके कारण एक पूरी सभ्यता ने अपने मृतकों के लिए पहाड़ की दीवारों को ही कब्रिस्तान बना दिया। नंबर 9, पिनारा, पहाड़ पर बना मृतकों का रहस्यमयी शहर। दक्षिण पश्चिमी तुर्की में मौजूद पिनारा को पहली नजर में देखकर शायद कोई इसे सामान्य प्राचीन शहर समझे, लेकिन जब नजर उसके विशाल चट्टानी पहाड़ पर जाती है तो पूरा दृश्य बदल जाता है। पहाड़ की दीवार सैकड़ों आयताकार छेदों से भरी हुई है। दूर से यह किसी विशाल मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती है। असल में इनमें से अधिकतर प्राचीन मकबरे हैं और उनमें से कई ऐसी जगह बनाए गए हैं जहां आज भी सामान्य तरीके से पहुंचना बेहद कठिन है। पिनारा कभी प्राचीन लाइशियन लीग का महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ रहने वाले लोगों ने सिर्फ नीचे जमीन पर निर्माण नहीं किया, बल्कि मृतकों के लिए पहाड़ को ही काटना शुरू कर दिया। सैकड़ों कब्रें चट्टान के भीतर बनाई गई। कुछ अपेक्षाकृत नीचे हैं, लेकिन कई जमीन से इतनी ऊंचाई पर हैं
कि सामान्य सीढ़ी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। यही चीज इसे रहस्यमयी बनाती है। एक लोकप्रिय व्याख्या यह है कि लाइशियन समाज में ऊंचाई को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से जोड़ा जाता था। शायद उनका विश्वास था कि जितनी ऊंचाई पर मृतक को रखा जाएगा वह उतना ही देवताओं या दूसरे संसार के करीब होगा। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई एक निश्चित व्याख्या नहीं है जो पिनारा की हर कब्र की ऊंचाई समझा सके। यदि केवल धार्मिक विश्वास ही कारण था तो कुछ कब्रें नीचे और कुछ अत्यंत ऊपर क्यों हैं? क्या ऊंचाई मृत व्यक्ति की सामाजिक स्थिति बताती थी? क्या सबसे प्रभावशाली परिवारों को पहाड़ के सबसे दुर्गम हिस्से दिए जाते थे? यह प्रश्न आज भी चर्चा का विषय है। पिनारा के पास एक विशेष मकबरा तो लगभग अकेला ही खड़ी चट्टान के बीचों बीच काटा गया है। उसके आसपास वैसा कोई आसान प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं देता जहां दर्जनों मजदूर आराम से खड़े होकर महीनों काम कर सकें। इससे निर्माण की प्रक्रिया को लेकर प्रश्न और बढ़ जाते हैं। लकड़ी के मचान संभव हैं, रस्सियों का इस्तेमाल भी संभव है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर निर्माण के स्पष्ट भौतिक प्रमाण बहुत सीमित हैं। फिर यह भी सोचिए कि मकबरा बन जाना केवल आधी समस्या थी। असली अंतिम संस्कार के समय मृत शरीर को उस ऊंचाई तक पहुंचाना होता। उसके साथ रखी जाने वाली वस्तुएं भी ऊपर ले जानी पड़ती, और यदि वर्षों बाद किसी दूसरे सदस्य को उसी पारिवारिक मकबरे में रखना हो तो प्रक्रिया फिर दोहरानी पड़ती। इस शहर का एक बड़ा हिस्सा कठिन भूगोल के कारण आज भी पूरी तरह उत्खनित नहीं किया गया है। इसलिए संभव है कि पहाड़ में अभी और संरचनाएं, मार्ग या ऐसे संकेत छिपे हों जो हमें इसके निर्माण की बेहतर समझ दे सके। पिनारा के सामने खड़े होकर सबसे विचित्र अनुभव यही होता है कि हम मकबरे देख सकते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को नहीं समझ पाते जिसने उन्हें वहां पहुंचाया। पहाड़ जैसे आज भी एक मृत सभ्यता की अधूरी कहानी अपनी दीवारों के भीतर बंद करके बैठा है। नंबर 8, पेट्रा, पत्थर की दीवार के पीछे छिपी नगरी। जॉर्डन के रेगिस्तान में मौजूद पेट्रा की तस्वीरें लगभग पूरी दुनिया ने देखी हैं, लेकिन तस्वीर में दिखाई देने वाली प्रसिद्ध इमारत इस शहर की पूरी कहानी का केवल छोटा सा हिस्सा है। पेट्रा का असली रहस्य तब समझ आता है जब पता चलता है कि नबातियन लोगों ने रेगिस्तान में कुछ भवन खड़े भर नहीं किए थे। उन्होंने पहाड़ों, घाटियों और विशाल बलुआ पत्थर की दीवारों को काटकर एक पूरा शहरी संसार तैयार कर दिया था। 2000 साल से भी पहले यह शहर महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के बीच मौजूद था। अरब प्रायद्वीप से आने वाले व्यापारिक रास्ते यहां से भूमध्य सागर की ओर जाते थे। लेकिन प्रश्न यह है कि इतनी कठोर और सूखी जगह में एक समृद्ध शहर लंबे समय तक जीवित कैसे रहा? नबातियन लोगों ने पानी को नियंत्रित करने के लिए नहरें, टैंक, जलाशय और पाइप जैसी व्यवस्थाएं विकसित की। अचानक आने वाली बाढ़ का पानी उनके लिए खतरा भी था और जीवन का साधन भी। उन्होंने उसी पानी को मोड़ने और जमा करने की व्यवस्था बनाई। यानी पेट्रा का वास्तविक चमत्कार केवल उसकी नक्काशी नहीं, बल्कि उसका अदृश्य जल तंत्र भी था। फिर आती हैं चट्टानों में काटी गई विशाल इमारतें। सामान्य भवन में पत्थर के टुकड़े जोड़कर दीवार बनाई जाती है। पेट्रा में कई संरचनाओं में उल्टा हुआ। कारीगरों के सामने पहले से मौजूद पहाड़ था और उन्हें अतिरिक्त पत्थर हटाते हुए सही आकृति बाहर निकालनी थी। एक बड़ी गलती का अर्थ था कि पूरा हिस्सा खराब हो सकता था। सबसे ज्यादा जिज्ञासा इस बात को लेकर होती है कि काम की योजना किस प्रकार बनाई जाती थी। इतने विशाल अग्रभाग की समानता कैसे बनाए रखी गई? मजदूर किस ऊंचाई से शुरुआत करते थे? हटाए गए पत्थर को कहां ले जाया जाता था? संभवतः कई व्यावहारिक तकनीकें उपयोग हुईं, लेकिन हर संरचना के लिए चरण दर चरण निर्माण रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। बलुआ पत्थर में मौजूद अलग अलग खनिज पेट्रा को गुलाबी, लाल, नारंगी और सुनहरे रंग देते हैं। दिन भर बदलती रोशनी के साथ पूरा पहाड़ रंग बदलता हुआ दिखाई देता है।
शायद यही कारण है कि यहां पहुंचने वाला व्यक्ति अक्सर इसे वास्तविक शहर से अधिक किसी कल्पना जैसा अनुभव करता है। और पेट्रा की कहानी अभी समाप्त भी नहीं हुई है। इसके आसपास के क्षेत्र और कई संरचनाओं का अध्ययन आज भी जारी है। शहर के कुछ हिस्से सदियों तक रेत, मलबे और पहाड़ों के बीच दबे रहे। 1812 में पश्चिमी दुनिया में इस स्थान के दोबारा प्रसिद्ध होने के बाद पेट्रा की खोज तेज हुई, लेकिन आज भी हमारे पास नबातियन समाज के हर प्रश्न का उत्तर नहीं है। पेट्रा हमें यह जरूर बताता है कि वे असाधारण इंजीनियर थे, पर जब हम उसकी विशाल चट्टानों को देखते हैं तब सवाल बना रहता है। इस पूरे शहर को बनाने की वास्तविक प्रक्रिया कितनी जटिल रही होगी और उसके कितने रहस्य अभी भी उन्हीं घाटियों के भीतर छिपे हैं। नंबर 7, लालीबेला, जमीन को काटकर नीचे बनाया गया संसार। इथियोपिया के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद लालीबेला की संरचनाओं को देखकर सबसे विचित्र बात यह लगती है कि यहाँ इमारतें जमीन पर खड़ी नहीं की गईं, उन्हें जमीन के भीतर से निकाला गया। परंपरा के अनुसार राजा लालीबेला ने एक नया यरूशलेम बनाने की कल्पना की थी। कहा जाता है कि उन्हें सपने में दिव्य मार्गदर्शन मिला और इसके बाद विशाल चट्टानों को काटकर चर्च बनाए गए। आज यहाँ 11 प्रसिद्ध रॉक कट चर्च मौजूद हैं, लेकिन इनका निर्माण सामान्य स्थापत्य से इतना अलग था कि पहली बार इन्हें समझना भी कठिन लगता है। कल्पना कीजिए, आपके सामने ठोस लाल ज्वालामुखी पत्थर का क्षेत्र है। भवन बनाने के लिए आपको ईंट या पत्थर जोड़ना नहीं है। आपको जमीन की सतह से नीचे काटते हुए सबसे पहले भवन की बाहरी सीमा निकालनी है, फिर उसके आसपास का पत्थर हटाना है। इसके बाद उसी शेष चट्टान के भीतर कमरे, दरवाजे, खंभे, मेहराब और गलियारे खोदने हैं। एक छोटी सी गलत गणना पूरी संरचना को कमजोर कर सकती थी। सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक बेते गियोर्गिस अपने क्रॉस जैसे आकार के कारण अलग दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर यह चट्टान के भीतर गहराई में उतरा हुआ विशाल क्रॉस लगता है, लेकिन रहस्य केवल उसके आकार में नहीं है। पूरा परिसर सुरंगों और भूमिगत रास्तों से जुड़ा हुआ है। इन रास्तों की धार्मिक व्याख्या भी की जाती है। कई हिस्सों को पवित्र भूगोल से जोड़ा गया है, मानो जमीन के भीतर एक प्रतीकात्मक धार्मिक दुनिया बनाई गई हो। लेकिन यह पूरी योजना पहले से किस स्तर तक तैयार थी? अलग अलग चर्चों पर कितने कारीगरों ने काम किया? काम कितने समय तक चला? निर्माण के हर चरण की पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। लोक कथाओं ने रहस्य को और गहरा किया। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि मनुष्य दिन में काम करते और रात में देवदूत निर्माण जारी रखते। इतिहास इस दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसी कथाएं शायद इसलिए जन्मी क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए भी इन संरचनाओं का पैमाना असाधारण रहा होगा। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये केवल पुरातात्विक अवशेष नहीं है। सदियों बाद भी यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। प्रार्थनाएं, जुलूस और धार्मिक जीवन उसी जगह जारी है जहां बहुत पहले कारीगरों ने पहाड़ को नीचे की ओर काटना शुरू किया था। लालीबेला के चर्च किसी खोई हुई जादुई तकनीक का प्रमाण नहीं है, लेकिन उनकी वास्तविक निर्माण प्रक्रिया के कई व्यावहारिक पहलू आज भी हमें अनुमान लगाने पर मजबूर करते हैं। और शायद यही लालीबेला का सबसे बड़ा रहस्य है। इतना विशाल काम करने वाले हजारों हाथ इतिहास से लगभग गायब हो गए, लेकिन उनके द्वारा काटी गई चट्टानें आज भी वहीं मौजूद हैं। नंबर 6, वॉर्जिया, पहाड़ जिसके अंदर एक पूरा संसार छिपा था। दक्षिणी जॉर्जिया में एरुशेती पर्वत की ढलान को देखकर आज दर्जनों गुफानुमा कमरे खुले दिखाई देते हैं, लेकिन सदियों पहले दृश्य बिल्कुल अलग था। जो कमरे आज बाहर दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत से मूल रूप से पहाड़ के भीतर छिपे हुए थे। यह स्थान है वॉर्जिया, एक ऐसा विशाल चट्टानी परिसर जिसने अपने सबसे बड़े रहस्यों में से कुछ शायद तभी खो दिए जब भूकंप ने
पहाड़ का बाहरी चेहरा ही तोड़ दिया। वॉर्जिया की शुरुआत एक किले के रूप में हुई और बाद में रानी तामार के काल में यह विशाल धार्मिक तथा सामुदायिक केंद्र बन गया। अपने चरम पर यह परिसर लगभग 13 स्तरों तक फैला था और यहाँ हजारों अलग अलग स्थान मौजूद थे। स्रोतों में लगभग 6000 कक्षों का उल्लेख मिलता है। यह केवल साधुओं के रहने की जगह नहीं थी। चर्च, पुस्तकालय, भोजन, भंडारण क्षेत्र, शराब रखने के कक्ष, सुरंगें और पानी की व्यवस्था सब कुछ चट्टान के भीतर था। मानो पहाड़ की बाहरी सतह के पीछे एक दूसरा शहर छिपा हुआ था। इसके मूल प्रवेश मार्गों में से कुछ भी सीधे दिखाई नहीं देते थे। अंदर पहुंचने के लिए गुप्त सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता था। यही व्यवस्था आक्रमण के समय इस स्थान को सुरक्षित आश्रय बना सकती थी। फारसी और मंगोल हमलों के दौरान यहां बड़ी संख्या में लोगों के शरण लेने की परंपराएं मिलती हैं, लेकिन फिर एक शक्तिशाली भूकंप आया। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया और भीतर के वे कमरे अचानक खुले आकाश के सामने आ गए, जिन्हें शायद बाहर से कभी देखा ही नहीं जा सकता था। आज वॉर्जिया को देखकर हम वास्तव में उसके अंदरूनी हिस्से का कटा हुआ चेहरा देख रहे हैं। यही रहस्य और गहरा होता है। यदि पहाड़ का बाहरी हिस्सा न गिरता तो क्या आज हम इस विशाल परिसर के वास्तविक आकार का अंदाजा भी लगा पाते? और जो हिस्से भूकंप में नष्ट हो गए, उनमें क्या था? कितने कमरे हमेशा के लिए मलबे में दब गए? क्या और सुरंगें आज भी पहाड़ के भीतर बंद हैं? इतने स्तरों पर रहने वाले हजारों लोगों के लिए वायु, पानी, भोजन और निकासी की व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती थी? यह अपने आप में एक अद्भुत इंजीनियरिंग प्रश्न है। पहाड़ काटना एक बात है, लेकिन उसके अंदर लंबे समय तक रहने योग्य सामाजिक व्यवस्था बनाना बिल्कुल दूसरी बात। आज मूल परिसर का केवल एक हिस्सा सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि हम जिस वॉर्जिया को जानते हैं वह संभवतः उस वास्तविक वॉर्जिया की अधूरी छाया है जो कभी पहाड़ के भीतर मौजूद था। यहां असली रहस्य कोई भूतिया कहानी नहीं है। रहस्य है एक खोया हुआ भूमिगत संसार जिसकी दीवारें बच गईं, पर उसकी पूरी योजना, उसके गुप्त रास्ते और उसके नष्ट हो चुके स्तर शायद हमेशा के लिए पहाड़ के भीतर ही दफन हो गए। नंबर 5, अबुना येमाता गुह, जहां पहुंचना ही सबसे बड़ा रहस्य लगता है। इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में लगभग 8500 फीट की ऊंचाई पर एक छोटा सा प्राचीन चर्च मौजूद है। उसके अंदर जाने से पहले आपको किसी सामान्य दरवाजे तक नहीं पहुंचना पड़ता। आपको लगभग सीधी चट्टान पर चढ़ना होता है। कई जगह कोई रेलिंग नहीं, कोई आधुनिक सीढ़ी नहीं और नीचे गहरी खाई। इसका नाम है अबुना येमाता गु। पहली नजर में सबसे बड़ा प्रश्न चर्च के अंदर क्या है यह नहीं, बल्कि यह है कि इसे यहां बनाया ही क्यों गया। परंपरा इसे 5वीं शताब्दी और इथियोपिया के प्रसिद्ध 9 संतों में से एक अबुना येमाता से जोड़ती है। चट्टान के भीतर मौजूद छोटे धार्मिक कक्ष में आज भी अत्यंत पुराने धार्मिक चित्र दिखाई देते हैं। प्राकृतिक खनिजों से बने रंगों में संतों और धार्मिक आकृतियों की छवियां सदियों से बची हुई हैं। लेकिन इस जगह तक निर्माण सामग्री कैसे पहुंचाई गई? आज यहां आने वाले तीर्थयात्री भी कई हिस्सों में नंगे पैर चढ़ते हैं। अंतिम चरणों में संकरी चट्टानी धार से गुजरना पड़ता है, जहां एक गलत कदम खतरनाक हो सकता है। आश्चर्य यह है कि स्थानीय वृद्ध श्रद्धालु भी इस यात्रा को धार्मिक आस्था के साथ पूरा करते रहे हैं। अब उस समय की कल्पना कीजिए जब यहां पहली बार काम हुआ होगा। कारीगरों को उपकरण ऊपर लाने थे, दीवारों को काटना था, अंदर की सतह तैयार करनी थी, चित्र बनाने के लिए रंग और दूसरी सामग्री लानी थी। संभवतः रस्सियों, हाथों और स्थानीय चढ़ाई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन 5वीं शताब्दी के वास्तविक निर्माण की चरणबद्ध जानकारी हमारे पास नहीं है। फिर सवाल आता है स्थान के चयन का। क्या इतनी दुर्गम ऊंचाई जानबूझकर चुनी गई ताकि धार्मिक साधक दुनिया से अलग रह सकें?
क्या यह सुरक्षा का उपाय था? क्या ऊंचाई को ईश्वर के निकट होने का प्रतीक माना गया? धार्मिक और भौगोलिक दोनों कारण संभव हैं, लेकिन उस पहले व्यक्ति के विचार हमारे पास नहीं हैं जिसने यह निर्णय लिया कि प्रार्थना का स्थान सामान्य घाटी में नहीं, बल्कि इस खड़ी चट्टान के लगभग असंभव हिस्से में बनाया जाएगा। इसके अंदर मौजूद पुराने चित्रों का संरक्षण भी आश्चर्य पैदा करता है। खुले वातावरण के इतने करीब होने के बावजूद कई चित्र लंबे समय तक बचे रहे। इसकी वजह शुष्क परिस्थितियां, चट्टानी कक्ष और सीमित मानवीय हस्तक्षेप हो सकते हैं। आज भी यहाँ एक पादरी रहता है और चर्च सक्रिय है, यानी यह मृत पुरातात्विक अवशेष नहीं है, बल्कि करीब 1500 साल पुरानी परंपरा का जीवित हिस्सा है। अबुनायमाता गुहा को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर एक धार्मिक रहस्य को दुनिया से दूर बादलों और चट्टानों के बीच छिपा दिया हो। हम चर्च देख सकते हैं, उसके चित्र देख सकते हैं, वहां चढ़ने का रास्ता देख सकते हैं, लेकिन उस मूल निर्णय को शायद कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे जिसने इंसानों को इतनी असंभव जगह पर पूजा का घर बनाने के लिए प्रेरित किया। नंबर 4, हेग्रा, रेगिस्तान में खड़े अधूरे मकबरों का रहस्य। उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के रेगिस्तान में दूर दूर तक फैले बलुआ पत्थर के विशाल टुकड़ों को देखकर शायद कोई कल्पना नहीं करेगा कि करीब 2000 साल पहले इन्हीं चट्टानों के भीतर एक समृद्ध सभ्यता अपने मृतकों के लिए शानदार मकबरे बना रही थी। यह जगह है हेग्रा, जिसे मदाइन सालेह भी कहा जाता है। यह नबातियन साम्राज्य का पेट्रा के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र था। यहाँ अलग अलग चट्टानों में 100 से अधिक विशाल मकबरे काटे गए। कुछ के सामने बेहद बारीक स्तंभ, सीढ़ी नुमा डिजाइन और वास्तुशिल्प आकृतियां हैं। मकबरे जितने बड़े और सजावटी होते, उनसे मृत व्यक्ति या परिवार की सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन हेग्रा का सबसे रहस्यमय स्मारक है कसर अल फरीद। यह विशाल मकबरा रेगिस्तान में लगभग अकेला खड़ा है। सामने का भाग बेहद प्रभावशाली है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था। नीचे के कुछ हिस्से अधूरे रह गए और अंदर भी निर्माण पूरी तरह समाप्त नहीं दिखाई देता। यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, काम अचानक क्यों रुक गया? क्या मकबरे का मालिक निर्माण के दौरान ही मर गया? क्या आर्थिक स्थिति बदल गई? क्या शहर में राजनीतिक संकट आया? क्या कारीगर चले गए या मकबरे की जरूरत ही समाप्त हो गई? निश्चित उत्तर हमारे पास नहीं है। इस अधूरेपन की वजह से कसर अल फरीद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अधूरी सतह हमें बताती है कि कारीगर संभवतः ऊपर से नीचे की ओर काम करते थे, यानी जहां तैयार हिस्सा अत्यंत बारीक है, वहीं नीचे अधूरी चट्टान हमें निर्माण की प्रक्रिया की एक झलक देती है। हेग्रा के कई मकबरों पर नबातियन शिलालेख भी मिले हैं। उनमें मालिकों के नाम, अधिकार और कब्र को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए चेतावनियां तक दर्ज हैं। यह हमें बताता है कि कब्र केवल धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि कानूनी संपत्ति भी थी। फिर भी शिलालेख हमें हर रहस्य नहीं बताते। हम नहीं जानते कि साधारण मजदूरों का जीवन कैसा था। वे रेगिस्तान में इतने बड़े प्रोजेक्ट कैसे संचालित करते थे? निर्माण में कितना समय लगता था? कितने लोग एक मकबरे पर काम करते थे? और सबसे महत्वपूर्ण, कई मकबरे अधूरे क्यों छोड़ दिए गए? रेगिस्तान की शुष्कता ने इन नक्काशियों को लगभग 2000 वर्षों तक काफी हद तक बचाए रखा। यही कारण है कि आज वहां खड़े होकर ऐसा अनुभव होता है मानो कारीगर अपना औजार छोड़कर बस कुछ देर के लिए गए हों, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। हेग्रा का रहस्य यही है। एक समृद्ध शहर था, अमीर परिवार थे, शानदार मकबरे बन रहे थे। फिर धीरे धीरे गतिविधियां कम होती गईं। आज रेगिस्तान में केवल पत्थर बचे हैं और उनमें से कुछ आज भी अधूरे खड़े होकर ऐसा प्रश्न पूछते दिखाई देते हैं जिसका उत्तर शायद उनके निर्माता अपने साथ ले गए। नंबर 3, लुइस लॉज रूइंस, खाई के ऊपर टिकी प्राचीन बस्ती।
एक संकरी चट्टानी धार, उसके नीचे लगभग सीधी गहराई और उसी किनारे पर बने दर्जनों कमरे जहां कभी लोग केवल रात गुजारने नहीं आते थे बल्कि परिवारों के साथ रहते, खाना बनाते, काम करते और बच्चों को बड़ा करते थे। स्रोत में वर्णित लुइस लॉज रूइंस जैसी इस पुश्तैनी पुएब्लो बस्ती की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी बनावट से ज्यादा उसका स्थान है। लगभग 44 कमरे एक बेहद संकरे चट्टानी किनारे के पास बनाए गए थे। नीचे सैकड़ों फीट की गहराई थी और आधुनिक सुरक्षा रेलिंग जैसी कोई चीज नहीं थी। यहां निर्माण के लिए पत्थर, मिट्टी और बड़े लकड़ी के बीम ऊपर तक पहुंचाने पड़ते थे। लेकिन कैसे? आज यदि ऐसी जगह कोई निर्माण परियोजना हो तो सुरक्षा रस्सियां, क्रेन, प्लेटफॉर्म और मशीनें चाहिए होंगी। प्राचीन निवासियों के पास ये आधुनिक उपकरण नहीं थे। उन्होंने आसपास उपलब्ध सामग्री, मानवीय शक्ति और स्थानीय तकनीकों पर भरोसा किया होगा। सबसे कठिन प्रश्न लकड़ी के विशाल बीम हैं। पत्थर स्थानीय रूप से मिल सकता था, लेकिन बड़े लकड़ी के टुकड़े सही आकार में काटना, उन्हें वहां तक लाना और संकरी धार पर स्थापित करना श्रम साध्य रहा होगा। संभवतः सामुदायिक श्रम से यह संभव हुआ, लेकिन वास्तविक निर्माण क्रम का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। यह स्थान रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी था। स्रोत में इसका पहुंच मार्ग इतना संकरा बताया गया है कि कई हिस्सों में उसकी चौड़ाई लगभग 1 फुट जितनी थी। यदि कोई शत्रु आक्रमण करता तो बड़ी संख्या में लोग एक साथ वहां पहुंच ही नहीं सकते थे। लेकिन वही सुरक्षा रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन भी बनाती थी। पानी कैसे लाया जाता था? भोजन कैसे पहुंचता था? बच्चे उस किनारे पर कैसे रहते थे? भारी सामग्री कितनी बार लाई जाती थी? किसी घायल या बीमार व्यक्ति को कैसे बाहर निकाला जाता होगा? इन प्रश्नों का उत्तर केवल स्थापत्य देखकर पूरी तरह नहीं मिलता। ऊपर मौजूद विशाल बलुआ पत्थर की प्राकृतिक छत ने बस्ती को मौसम से काफी सुरक्षा दी। इसी कारण लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बने कई हिस्से लगभग 700 वर्षों बाद भी स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। और शायद इसी संरक्षण की वजह से जगह और भी रहस्यमयी लगती है। कमरे आज खाली हैं, लेकिन उनके आकार देखकर सहज महसूस होता है कि यहाँ वास्तविक जीवन था। किसी कमरे में आग जलती होगी, किसी में भोजन रखा जाता होगा, किसी छोटे रास्ते से बच्चे गुजरते होंगे। फिर एक दिन यह जीवन समाप्त हो गया। प्राचीन पुएब्लो समुदायों के स्थानांतरण के पीछे पर्यावरण, संसाधन, सामाजिक परिवर्तन और दूसरे कारणों की चर्चा की जाती है, लेकिन किसी एक छोटे क्लिफ सेटलमेंट के अंतिम दिनों का पूरा विवरण हमारे पास नहीं होता। इसीलिए ये खंडहर हमें केवल यह नहीं पूछने पर मजबूर करते कि लोगों ने यहाँ घर कैसे बनाए। बड़ा प्रश्न यह है, उन्होंने ऐसी जगह को घर क्यों चुना, सदियों तक वहां कैसे जिए, और आखिर वह कौन सा क्षण था जब चट्टान पर टिका उनका यह संसार हमेशा के लिए खाली हो गया। नंबर 2, कैपाडोसिया और डेरेनकुयू, जमीन के नीचे छिपा विशाल संसार। तुर्की के कैपाडोसिया क्षेत्र की जमीन के ऊपर अजीब शंकु जैसी चट्टानें दिखाई देती हैं, जिन्हें फेरी चिमनी कहा जाता है। लेकिन असली रहस्य उन चट्टानों के ऊपर नहीं, बल्कि उनके नीचे है। लाखों वर्षों पहले ज्वालामुखीय गतिविधियों ने यहां मुलायम टफ चट्टान की विशाल परतें बना दी। हवा और पानी ने उन्हें विचित्र आकृतियों में बदल दिया। बाद में मनुष्यों ने महसूस किया कि इस पत्थर को अपेक्षाकृत आसानी से काटा जा सकता है। धीरे धीरे चट्टानों में घर, चर्च, भंडार कक्ष और सुरंगें बनने लगीं। लेकिन फिर लोगों ने जमीन के नीचे जाना शुरू किया। डेरेनकुयू जैसे भूमिगत शहर लगभग 280 फीट तक नीचे उतरते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार यहाँ किसी समय लगभग 20,000 लोगों के साथ पशु और खाद्य सामग्री तक छिपाई जा सकती थी। अब सोचिए, 20,000 मनुष्य जमीन के अंदर। सिर्फ कमरे बना देना पर्याप्त नहीं था, उन्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए थी, पानी चाहिए था, भोजन चाहिए था, जानवरों के लिए स्थान चाहिए था।
कचरा संभालना था, सुरक्षा चाहिए थी। इसके लिए लंबे वेंटिलेशन शाफ्ट बनाए गए जो सबसे नीचे के स्तरों तक हवा पहुंचाते थे। संकरी सुरंगों पर विशाल गोल पत्थर के दरवाजे लगाए गए जिन्हें भीतर से घुमाकर रास्ता बंद किया जा सकता था। आक्रमणकारी यदि बाहरी प्रवेश ढूंढ भी लेता तो अंदर एक संकरी सुरंग और उसके आगे बंद पत्थर का दरवाजा मिलता। सबसे बड़ा रहस्य इसका विकास है। क्या डेरिनकुयू एक ही समय में किसी शासक की योजना से बनाया गया, या लोग पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे और गहराई में कमरे काटते गए? अलग अलग कालों में इसका विस्तार हुआ माना जाता है। इसलिए जो विशाल नेटवर्क आज हमें दिखाई देता है वह संभवतः कई पीढ़ियों के काम का परिणाम है। लेकिन इसकी शुरुआती अवस्था अभी भी जिज्ञासा पैदा करती है। पहला गहरा स्तर किसने बनाया? उन्हें कैसे पता था कि नीचे जाते हुए हवा की समस्या कैसे हल करनी है? सुरंगों की दिशा कैसे तय होती थी? यदि दो टीमें अलग अलग तरफ से खुदाई कर रही हों तो वे एक दूसरे तक सही जगह कैसे पहुंचती थीं? और यह केवल डेरिनकुयू तक सीमित नहीं है। कैपाडोसिया में अनेक भूमिगत परिसर और सुरंगें हैं। कुछ स्थानों के बीच संबंधों को लेकर भी अध्ययन जारी है। ऊपर की दुनिया में बाइजेंटाइन चर्चों में आज भी धार्मिक चित्र दिखाई देते हैं, जबकि नीचे एक बिल्कुल अलग वास्तुशिल्प संसार मौजूद है। यही विरोधाभास कैपाडोसिया को असाधारण बनाता है। ऊपर धूप, घाटियां और फेरी चिमनी, नीचे अंधेरा, सुरंगें, भारी पत्थर के दरवाजे और कई स्तरों में फैले कमरे। हम जानते हैं कि मनुष्यों ने इन्हें बनाया। हम बहुत सी तकनीकें भी समझ सकते हैं। फिर भी जब कोई व्यक्ति उस अंधेरी सुरंग में कई मंजिल नीचे खड़ा होता है तो एक सवाल अनिवार्य रूप से उठता है। आखिर कितनी बार लोगों को जमीन के भीतर इतने विशाल स्तर पर छिपने की जरूरत पड़ी कि उन्होंने नीचे ही एक दूसरा शहर बना दिया? नंबर 1, ओप्लिस्ट सिखे, 3000 साल पुराना चट्टानी शहर। जॉर्जिया में मदकवारी नदी के ऊपर एक विशाल चट्टानी क्षेत्र फैला है। दूर से यह प्राकृतिक पहाड़ी दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर पहुंचते ही समझ आता है कि इंसानों ने यहां लगभग पूरे परिदृश्य को बदल दिया था। इस जगह का नाम है ओप्लिस्ट सिखे। करीब 3000 वर्ष पहले विकसित होना शुरू हुआ। यह प्राचीन शहर साधारण पत्थर की इमारतों का समूह नहीं था। लोगों ने बलुआ पत्थर को काटकर मंदिर, विशाल हॉल, गलियां, कमरे और भूमिगत हिस्से बनाए। अपने चरम पर यहां सैकड़ों कक्षों में हजारों लोगों के रहने की संभावना बताई जाती है। लेकिन सबसे विचित्र चीज इसकी वास्तुकला है। कुछ कमरों की छतों को ऐसे तराशा गया है जैसे वे लकड़ी की बनी हो। पत्थर के अंदर नकली बीम, पैनल और सजावटी हिस्से बनाए गए, यानी कारीगरों ने ठोस चट्टान को काटकर उस सामग्री का रूप दिया जिसे वे आसानी से लकड़ी से बना सकते थे। क्यों? संभव है कि यह उस समय की परिचित वास्तुशैली की नकल थी, शायद प्रतिष्ठा का संकेत था। लेकिन इसे बनाने में अतिरिक्त समय और श्रम लगा होगा। कोई भी सजावटी गलती वापस नहीं जोड़ी जा सकती थी, क्योंकि पूरी आकृति उसी मूल चट्टान में काटी जा रही थी। शहर का एक और रहस्यमयी हिस्सा लगभग 135 फीट लंबी सुरंग है जो नदी की दिशा में उतरती है। माना जाता है कि घेराबंदी के समय इससे पानी तक पहुंच बनाई जा सकती थी। यदि शहर बाहरी दुनिया से कट जाए तो यह रास्ता उसकी जीवन रेखा बन सकता था। लेकिन ऐसे मार्ग हमेशा नए सवाल पैदा करते हैं। क्या यह केवल पानी के लिए था? क्या इसका उपयोग गुप्त प्रवेश या निकास की तरह भी होता था? अलग अलग कालों में इसका प्रयोग बदला होगा। हर अवधि का पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ओप्लिस्ट सिखे सदियों तक धार्मिक और राजनीतिक महत्व रखता रहा, लेकिन समय के साथ शक्तियां बदलीं। 13वीं शताब्दी के मंगोल आक्रमणों ने इसे गंभीर नुकसान पहुंचाया और धीरे धीरे आबादी कम होती चली गई। आज जो हिस्सा बचा है वह कभी मौजूद विशाल शहर का केवल अवशेष है। हवा और बारिश ने मुलायम पत्थर को लगातार घिसा है,
कुछ दीवारें और कक्ष समाप्त हो चुके हैं। इसलिए संभव है कि शहर की ऐसी संरचनाएं भी रही हों जिनका अब कोई स्पष्ट निशान नहीं बचा। यही ओब्लिस्क सिखे का सबसे बड़ा रहस्य है। हम उसके रास्तों पर चल सकते हैं, उसके कमरों के भीतर खड़े हो सकते हैं और नदी की ओर उतरती सुरंग देख सकते हैं, लेकिन हम वह शहर नहीं देख सकते जो 3000 वर्ष पहले वहां जीवित था। उस समय की आवाजें गायब हैं, बाजार गायब हैं, धार्मिक अनुष्ठान गायब हैं। जिन लोगों ने पहली बार पहाड़ काटना शुरू किया, उनके उद्देश्य का बड़ा हिस्सा भी खो चुका है। हमारे सामने केवल चट्टान बची है, और शायद चट्टान की यही खामोशी ओब्लिस्क सिखे को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि शहर नष्ट जरूर हुआ, लेकिन उसने अपने सारे उत्तर आज तक किसी को नहीं दिए। आज के वीडियो में इतना ही। इन जगहों के बारे में हमने बहुत कुछ खोज लिया है, लेकिन शायद असली रहस्य वही हैं जिनके जवाब उनके निर्माता अपने साथ ले गए, क्योंकि कुछ सवाल हजारों साल पुराने होने के बाद भी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ और गहरे होते जाते हैं।